ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि आज पौष मास की पहली अमावस्या की रात है और उसका असर भी दिन से ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए अचानक मौसम इतना खराब हो गया था। बेशक मौसम साफ हो चुका था, लेकिन आने वाली रात को लेकर डर अभी भी बना हुआ था। हर कोई अपने काम दिन में ही खत्म करके सांझ होने से पहले ही अपने घर जाना चाहता था। यहाँ तक कि गांव की औरतों ने अपने अपने बच्चों को घरों के अंदर ही बंद किया हुआ था। तो वहीं पुलिस थाने में इंस्पेक्टर वीरेन भी आज काफी बेचैन से होकर इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने हवलदार को चाय का ऑर्डर देने को कहा और फिर वो मन ही मन में सोचने लगे, पता नहीं इस गांव में क्या क्या हो रहा है। कब किस पल मौसम बदल जाता है पता ही नहीं चलता। जहाँ एक पल पहले धूप निकली होती है तो वहीं अगले पल ही बादल छा जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां ऐसे हिलने लगते हैं जैसे भूकंप आ रहा हो। और फिर सोचो कि बारिश आने वाली है तो चलो हवलदार को भेजकर छाता मंगवा लेते हैं, तो फिर से धूप खिल जाती है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी यहाँ का मौसम रंग बदलता है। अभी वो ये सब सोचते हुए इधर उधर टहल ही रहे थे कि तभी एक 15 से 16 साल के लड़के ने आवाज देते हुए कहा, साहब चाय। उस लड़के की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर वीरेन का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, ओ हाँ ले आए, उधर टेबल पर ढक कर रख दो। उस लड़के ने कहा, जी साहब। उसने चाय का कप टेबल पर ढक कर रखा और चला गया। तो वहीं इंस्पेक्टर वीरेन एक बार फिर से सोचने लगे, लेकिन आज एक बात समझ नहीं आई। वो ये कि आज अचानक से आसमान में हजारों चमगादड़ कैसे आ गए। चलो आए थे वो तो ठीक, लेकिन फिर अचानक से गायब कैसे हो गए। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है पता लगाना पड़ेगा। अभी इंस्पेक्टर वीरेन ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पास ही टेबल पर बैठे हुए एक थोड़े बुजुर्ग से हवलदार ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, साहेब आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। इंस्पेक्टर वीरेन ने चौंक कर उस आदमी की तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया, नहीं तो पिछली चाय की तरह ये भी ठंडी ही पीनी पड़ती। ये कहते हुए वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए और चाय उठाकर पीने लगे। तभी उस बुजुर्ग से हवलदार ने पूछा, क्या हुआ साहेब, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। इंस्पेक्टर वीरेन ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, आज के मौसम के बारे में सोच रहे थे और अचानक से उन चमगादड़ों का आना और फिर से गायब हो जाना। हम सोच रहे थे कि क्या लॉजिक हो सकता है इन सब घटनाओं के पीछे। उस बुजुर्ग हवलदार ने इंस्पेक्टर वीरेन को समझाते हुए कहा, अरे साहिब शायद आपको पता नहीं, आज पौष मास की पहली अमावस्या की रात है। अभी उस हवलदार ने इतना ही कहा था कि तभी इंस्पेक्टर वीरेन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, पौष मास? ये पौष मास कौन सा मास होता है भला? इस पर उस हवलदार ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे साहेब आप ये भी नहीं जानते, पौष मास मतलब जनवरी का महीना, और आज जनवरी के महीने की पहली अमावस्या की रात है। आज की अमावस्या की रात सबसे काली रात होती है। इंस्पेक्टर वीरेन उस हवलदार की बातें ध्यान से सुनने लगे और उस हवलदार ने आगे का बताते हुए कहा, सबसे ज्यादा काली शक्तियां आज की रात ही जागृत होती हैं और दिन से ही उनका प्रभाव साफ दिखाई देने लगता है। इसीलिए आप भी संभल कर रहिएगा साहिब, और चाहे कितना भी जरूरी काम हो आज रात को बाहर मत निकलिएगा। उस हवलदार की बातें सुनकर इंस्पेक्टर वीरेन को गुस्सा आ गया और उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए सोचा, गांव वाले तो गांव वाले, अब ये पुलिस वाले भी ऐसे मूर्खों वाली बातें करते हैं। क्या हो गया इन सबको? कोई आज के टाइम में भी भला ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करता है? उस हवलदार ने देखा कि उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर वीरेन अपना सिर पकड़कर बैठ गए हैं, तो उसने मन में सोचा, लगता है मेरी बातें सुनकर साहिब घबरा गए हैं और उन्हें टेंशन में सिर दर्द हो रहा है। यही सोचकर उसने इंस्पेक्टर वीरेन को आवाज दी, अरे साहिब आप
क्यों चिंता करते हैं, बस रात को अंदर ही रहिएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर इंस्पेक्टर वीरेन और भी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने उसे थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या तुम कुछ टाइम के लिए चुप नहीं रह सकते? उस हवलदार ने देखा कि इंस्पेक्टर वीरेन को गुस्सा आ रहा है, तो वो चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ से काफी दूर आजाद हो चुका दुशाना अदृश्य होकर चारों तरफ घूम रहा था और अपने हर एक पल का आनंद ले रहा था। वो कभी आम के बगीचों में जाता तो कभी खेतों में, और उसने खुश होते हुए खुद से ही कहा, कितने सालों बाद ऐसे आजाद घूमकर कितना अच्छा महसूस हो रहा है। बस अब जया मेरी हो जाए तो और भी मजा आ जाए। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खेतों में से अचानक ही एक लड़की की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई और फिर उसने थोड़ी आगे जाकर सुना तो वो लड़की बेहद नजाकत के साथ कह रही थी, छोड़ो ना, देखो इस टाइम कोई भी आ सकता है यहाँ, अभी दिन है और तुम्हें पता है कि दिन में ये सब ठीक नहीं। उसी पल एक लड़के की भारी आवाज दुशाना के कानों में गूंजी, जो बड़े रुमानी अंदाज में बोला, अरे क्यों चिंता करती हो मेरी जान, इस समय यहाँ कोई नहीं आने वाला, बस तुम सब कुछ भूलकर मेरी तरफ ध्यान दो। दुशाना ने देखा कि थोड़ी दूर पर बड़ी बड़ी घास जोर जोर से हिल रही थी, इसीलिए दुशाना धीरे धीरे उस तरफ ही बढ़ने लगा और थोड़ी आगे आकर उसने देखा कि खेतों के बीचों बीच सूखी हुई घास के ढेर पर एक जवान लड़के की बाहों में थी और वो लड़का उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमे ही जा रहा था। उस लड़के के लगातार चूमने से उस लड़की ने मदहोश होते हुए कहा, ऐसा क्या है तुम में जो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ और सब कुछ भूलकर खुद को तुम्हें सौंपती ही चली जाती हूँ। उस लड़के ने जोश में उसे और भी कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, ये हमारा सच्चा प्यार है जो हमें एक दूसरे से अलग होने ही नहीं देता है। मैं भी तो जितना तुम्हें प्यार करता हूँ उतना ही और ज्यादा करने का मन करता है। ये प्यास है कि मिटती ही नहीं है। ये कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की के अधरों से अपने अधरों को मिला दिया और पूरी तरह से उसमें ही खो गया। उस लड़के के प्रेम भरे आलिंगन से वो लड़की पूरी तरह से बहक चुकी थी और उसे अपना सर्वस्व सौंपने के लिए तैयार थी। तभी उस लड़के ने उसका दुपट्टा उतारा और देखते ही देखते उस पर प्रेम वर्षा करने लगा। उस लड़की की सिसकियां वहाँ के वातावरण में चारों ओर गुंजायमान होने लगी और देखते ही देखते दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में समा गए। दोनों ही अपने अपने अस्तित्व को भूलकर अपनी सुध-बुध खो चुके थे और प्रेम क्रीड़ा में रत थे। इस दौरान दोनों की सांसें इतनी अधिक गर्म हो चुकी थी कि मानो लू के झोंके चल रहे हों और उनकी सांसों की गर्माहट से वहां आसपास लगी हुई हरी घास भी सूखने लगी थी, जो कि कुछ पल पहले उनके परिश्रम से बहते हुए पसीने की बूंदों से पुनः हरा होने को आतुर थी। और उधर दूर खड़ा हुआ दुशाना वो सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था और उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था। उसको अचानक ही ये सब देखते हुए गुस्सा आने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि वो लड़का एक बार फिर उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे लड़की जया है और वो मन ही मन बोला, ये क्या, ये तो मेरी जया है। फिर ये उसकी बाहों में क्या कर रही है? नहीं, मैं जया को किसी का नहीं होने दूंगा। मेरी जया को कोई दूसरा हाथ भी लगाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही दुशाना ने उस लड़की में जया को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल होकर चमकने लगी। वो गुस्से में बार बार एक ही बात बोलने लगा, नहीं, मेरी जया मेरे अलावा और किसी की भी नहीं हो सकती। जहाँ एक तरफ दुशाना किसी और लड़की को देख जया समझ गुस्से की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुरोहित जी के घर में अभी भी चाचा विद्रोही मायरा और रोहित के साथ ऊपर रोहित के कमरे में ही थे और रोहित ने उस किताब को सुरक्षित अलमारी में रख दिया था। उस किताब को रोहित के हाथों में सुरक्षित रखवाने के बाद
चाचा विद्रोही के चेहरे पर सुकून के भाव साफ दिखाई देने लगे। लेकिन रोहित और मायरा के मन में अभी भी बहुत से सवाल थे जिनका जवाब वो दोनों जानना चाहते थे। इसीलिए चाचा विद्रोही के कुछ कहने से पहले ही रोहित ने उनसे पूछा, बाबा, अभी आपने जो भी नीचे हम दोनों के पिछले जन्म के बारे में बताया था, क्या वो बिल्कुल सच था बाबा? चाचा विद्रोही ने देखा कि रोहित और मायरा दोनों ही उनकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच है बच्चों कि तुम दोनों ही पिछले जन्म में जया और विजय थे। हाँ, तुम दोनों पिछले जन्म के वो प्रेमी थे जिन्होंने एक बार फिर से जन्म लिया है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम दोनों बहुत कुछ अधूरा छोड़कर गए थे। चाचा विद्रोही की बातें सुनकर वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और तभी चाचा विद्रोही ने उन दोनों से कहा, बच्चों, क्या तुम दोनों देखना चाहोगे अपने पिछले जन्म को? बोलो, क्या जानना चाहोगे अपनी कहानी? रोहित और मायरा दोनों ने ही झट से हाँ में सिर हिला दिया और उन दोनों की हाँ सुनकर चाचा विद्रोही बोले, ठीक है, सबसे पहले ऐसा करो, इस बेड पर बिल्कुल सीधे होकर लेट जाओ तुम दोनों। दोनों को ऐसे बेड पर लेटना कुछ अटपटा लग रहा था, लेकिन फिर भी चाचा विद्रोही की बात मानते हुए वे दोनों बेड पर लेट गए। तभी चाचा विद्रोही ने कहा, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लो और अब मैं जो कुछ भी कहूं उसे तुम ध्यान से सुनना। दोनों ने एक दूसरे को संकोच भरी नजरों से देखा और फिर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ठंडी ठंडी तेज हवा चलने लगी और आसपास पेड़ों पर बैठे हुए पंछी अपनी मीठी आवाज में गीत गाने लगे। इसके अलावा जितनी भी गांव में कलियां थीं, वो सब अचानक ही खिलकर फूल बनने लगी। चाचा विद्रोही, जो ये सब मन की आंखों से देख रहे थे, वो प्रकृति के इस अचानक ही बदले हुए रूप को देखकर बेहद खुश हुए और उन्होंने मन में सोचा, लगता है कि कुदरत भी इन दोनों के मिलने से खुश हो रही है। अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए और उन दोनों को इन दोनों से मिलवा ही देना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने उन दोनों को कहा, हमारी बात ध्यान से सुनो। अब थोड़ी ही देर में तुम अपनी पिछली दुनिया में चले जाओगे। ये कहकर चाचा विद्रोही उन दोनों के पास आए और अपना एक हाथ रोहित और दूसरा हाथ मायरा के माथे पर रखते हुए कहा, तुम विजय हो और तुम जया हो। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब जाओ तुम दोनों, वहां जाओ जहां से तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी, जब तुम पहली बार मिले थे। इधर दुशाना गुस्से में उस प्रेमी जोड़े को एक दूसरे में समाये हुए देख रहा था और जैसे जैसे वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, वैसे वैसे दुशाना का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। वो उस लड़की को जया समझकर और उसे उस लड़के के आगोश में देखकर गुस्से से पागल हुए जा रहा था। अब जब उससे रहा नहीं गया तो वो उन दोनों के सामने प्रकट हो गया और गुस्से में अपनी भयानक आवाज में बोला, मेरे रहते तुम मेरी जया को नहीं छू सकते। दुशाना गुस्से में और भी भयानक हो चुका था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उस पर उसका बेहद लंबा चौड़ा गहरे काले रंग का शरीर उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। उस भयानक दुशाना को उस प्रेमी जोड़े ने जैसे ही खुद के सामने देखा तो डर के मारे दोनों की चीख निकल गई। वो लड़की डर की वजह से उस लड़के से चिपक गई, जिस पर दुशाना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कहा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे जो तुझे मुझसे छीनकर अपना बनाना चाहता है। मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए दुशाना तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी वहां से भागने की कोशिश भी करता, वो उन दोनों के करीब पहुंच गया। वो लड़की जो उस लड़के से डर की वजह से लिपटी हुई थी, दुशाना ने उसे पीछे को धकेला और उस लड़के को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उस लड़की से अलग ले आया। उस लड़के ने दुशाना के सामने पूरी तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, देखो तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन दुशाना इस टाइम इतना ज्यादा क्रूर बन चुका था कि उसे किसी भी बात का कोई भी एहसास नहीं था।
उसने उस लड़के को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, तूने मेरी जया को छुआ है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ये कहकर दुशाना जोर जोर से हंसने लगा और उसकी भयानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। दुशाना इतना क्रूर बन चुका था कि उसने अब बिना एक पल की भी देरी किए उस लड़के को उठाकर हवा में उछाल दिया और वो 10 फीट से भी ज्यादा ऊपर उछालकर ऐसे पटका कि जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें वहीं रुक गईं और उसका सर फट गया और वो दुशाना के कदमों में ही लहूलुहान पड़ा हुआ था, जिसकी छाती पर दुशाना ने अपना एक पैर रखते हुए कहा, जया सिर्फ मेरी है। दुशाना अभी भी जोर जोर से हंस रहा था और उसने हंसते हुए कहा, जो भी मेरी जया के करीब आने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पुरोहित जी के घर में रोहित और मायरा बेड पर आंखें बंद किए लेटे हुए थे और तभी चाचा विद्रोही ने उन दोनों के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ अब तुम दोनों अपने पिछले जन्म की यादों में। चाचा विद्रोही के इतना कहते ही रोहित और मायरा गहरी नींद के आगोश में चले गए और देखते ही देखते दोनों एक गहरे अंधेरे को चीरते हुए एक बिल्कुल अलग और नई दुनिया में पहुंच गए, जहां पर सब कुछ बहुत बदला बदला सा था और पक्की सड़कें ना होकर टेढ़ी मेढ़ी कच्ची सड़कें थीं। तभी उसी सड़क पर सामने से विजय चला आ रहा था, जिसकी शक्ल हूबहू रोहित जैसी थी। उसने काले रंग का बेल बॉटम और उसके साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसके कॉलर काफी बड़े बड़े थे और उस शर्ट पर छोटे छोटे रेड कलर के फूल बने हुए थे। उसने गले में स्टाइल से रुमाल बांधा हुआ था, साथ ही बालों को थोड़ा लंबा मगर अच्छे से बनाकर रखा हुआ था। विजय अपनी साइकिल चलाता हुआ चला आ रहा था, लेकिन उस कच्ची सड़क पर काफी बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से वो ठीक से साइकिल नहीं चला पा रहा था। दुनिया भर की सड़कें पक्की कर दी सरकार ने, लेकिन पता नहीं ये निशीपुर और धुनर गांव की किस्मत कब जागेगी और कब इन दोनों गांव के बीच की ये सड़क पक्की होगी। इस बार वोट मांगने आएंगे तो सबसे पहले इसी सड़क की बात करेंगे हम। अब कैसे बताएं किसी को कि रोज रोज काम पर जाना कितना मुश्किल लगता है इन टूटी फूटी सड़कों से। रोहित ने सड़क की हालत देख खुद से बात करते हुए कहा। विजय अपनी साइकिल को ऊंचे नीचे गड्ढों से बचाता हुआ बढ़े जा रहा था। तभी अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने गाना गाना शुरू कर दिया और वो खुद में ही खोया हुआ गाने लगा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ला 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 ला। विजय इस गाने में इतना खो गया कि उसने अपनी साइकिल की स्पीड भी बढ़ा ली और वो अब बिना गड्ढों की परवाह किए तेजी से साइकिल चलाने लगा। तो वहीं दूसरी ओर से जया, जिसकी शक्ल हूबहू मायरा के जैसी थी, वो अपनी 2 सहेलियों के साथ बातें करती हुई चली आ रही थी। उसने ग्रीन कलर की बिल्कुल स्किन टाइट शॉर्ट कुर्ती और साथ में व्हाइट कलर की टाइट पजामी पहनी हुई थी, जिस पर उसने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया हुआ था और उस पर 2 चोटियां की हुई थी। जया की चाल उस स्किन टाइट कुर्ती में बिल्कुल मोरनी की तरह लग रही थी और उस पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें कमान के आकार में लगा हुआ गहरा काजल उसे और भी आकर्षित बना रहा था। विजय, जो तेजी से साइकिल चलाता हुआ और साथ में गाना गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, उसने जब लड़कियों के हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनी तो उसने गाना गाना बंद कर दिया। उसकी नजर जैसे ही जया पर गई तो बस उसके चेहरे पर ही ठहर गई। विजय एकटक जया को देखते हुए सोचने लगा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि दूसरा इंसान होश में ही ना रहे। ये हकीकत है या कोई ख्वाब, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। जया को देखते देखते विजय को इतना भी होश नहीं रहा कि वो साइकिल चला रहा है और उसकी साइकिल किस दिशा में आगे जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जया, जो अपनी दोनों सहेलियों से बातें करने में बिजी थी, उसे उसकी सहेली ने अपनी कोहनी मारते हुए कहा, जया वो देख उस लड़के को, कैसे तुझे घूर घूर कर देख रहा है।
जया ने जैसे ही अपनी सहेली की बातों से ध्यान हटाकर सामने विजय की तरफ देखा तो बस देखती ही रह गई और फिर ना चाहते हुए भी वो मन में शायरा अंदाज में सोचने लगी, कौन है ये अजनबी जो अपना सा लग रहा है? पहली बार देख रही हूँ, फिर भी पुराना कोई रिश्ता सा लग रहा है। जया विजय को देखने में इतना खो चुकी थी कि उसे ये भी सुध-बुध नहीं रहा कि वो जिस अजनबी को लगातार देख रही है वो अपनी साइकिल लिए हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि जया की सहेलियां उसे सावधान करती, विजय अपनी साइकिल तेजी से चलाता हुआ उसकी ओर आया और सीधे जया से टकरा गया। देखते ही देखते दोनों की इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि सबसे पहले जया लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके बाद जया के ऊपर विजय गिरा और विजय के ऊपर साइकिल गिर गई। एक पल के लिए तो वो दोनों एक दूसरे में खो ही गए। उन्हें तब होश आया जब जया की सहेली ने साइकिल को हटाते हुए कहा, ये क्या तरीका है साइकिल चलाने का? जब चलानी नहीं आती तो चलाते ही क्यों हो? उस लड़की की आवाज सुनते ही जया और विजय जो एक दूसरे में खोए हुए थे उन्हें भी होश आया और दोनों ही जल्दी से खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही जया खड़ी हुई कि तभी वो अचानक दर्द से कराहने लगी। वो दर्द की वजह से खड़ी नहीं रह पा रही थी और लड़खड़ाकर अभी गिरने ही वाली थी कि विजय ने आगे आकर उसे पकड़ लिया। विजय का एक हाथ उसके हाथ में और दूसरा हाथ उसकी कमर में था। लेकिन तभी जया ने उसे गुस्से में कहा, ये क्या, तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो? विजय, जिसने अभी जया को संभाला हुआ था, उसने कहा, नहीं, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रहा था। लेकिन जया अभी भी अकड़ रही थी और उसने गुस्से में कहा, अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम जैसे लड़कों को। तुम लोग लड़कियों को छूने के बहाने ढूंढते फिरते हो। जया के मुंह से ये सब सुनकर विजय ने बिना कुछ कहे जया को गुस्से में छोड़ दिया, जिसकी जया को जरा भी उम्मीद नहीं थी और वो एक बार फिर से नीचे जा गिरी। धड़ाम से नीचे गिरते ही जया ने भड़कते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे छोड़ता है क्या लड़की को? चलो उठाओ मुझे। इस पर विजय ने हाथ आगे बढ़ाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब लड़की हैं आप, छोड़ो तो परेशानी है और उठाओ तो परेशानी। इसके बाद विजय के हाथ का सहारा लेकर जया उठी और वहीं पास ही रखे हुए एक पत्थर पर बैठ गई। उसकी दोनों सहेलियां उसके पास ही खड़ी थीं। तभी विजय ने जया के चेहरे पर एक दर्द देखा, जिसे देखते ही विजय को भी जया के दर्द का एहसास हुआ। उसने गंभीर होते हुए जया से पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मेरा मतलब है ज्यादा तो नहीं लगी आपको? जया ने अपने पैर को हाथ में लेकर मालिश करते हुए कहा, मेरे इस पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए चल नहीं पा रही हूँ। जी, अगर आप बुरा न माने तो आप मेरी साइकिल पर बैठ सकती हैं। आपको जहाँ भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। विजय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। जया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी सहेली ने उसे समझाते हुए कहा, जया इतना सोच क्या रही है? जब वो कह ही रहा है तो बैठ क्यों नहीं जाती जल्दी से? जया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी जया इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी दूसरी सहेली ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तेरा अब इतनी दूर तक पैदल चलना ठीक नहीं है। इससे पहले कि जया कुछ भी जवाब देती, विजय आगे आया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आइए, मैं आपको साइकिल पर बैठने में मदद कर देता हूँ। जया ने अपना कांपता हुआ हाथ विजय के हाथ में दे दिया और विजय ने उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे सहारे से उठाया और फिर साइकिल के आगे वाले स्टैंड पर बिठा दिया। विजय ने जया से पूछा, अगर आप ठीक से बैठ गई हैं तो हम चले? जया ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद विजय भी साइकिल पर बैठा और साइकिल चलाने लगा। विजय और जया दोनों एक साथ थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तभी अचानक जया को महसूस हुआ जैसे उन दोनों के पीछे कोई आ रहा हो। लेकिन जया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया और फिर उसने मन ही मन सोचा, कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मेरा वहम होगा।
ये सोचकर वो फिर एक बार आगे देखने लगी और विजय बिल्कुल आराम से साइकिल चला रहा था। लेकिन तभी एक बार फिर जया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उन दोनों का पीछा कर रहा हो। धीरे धीरे वो साया उन दोनों के करीब आने लगा और जैसे ही वो करीब आया तो जया ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो जया को कुछ धुंधला सा दिखा। उस धुंधले से साए को देखते ही जया जोर से चीखी। जैसे ही जया चीखी तभी रोहित और मायरा की आंख खुल गई, जो अपनी पुरानी यादों में चले गए थे। उन दोनों ने खुद को वापस पुरोहित जी के घर में पाया। उनके पास ही खड़े हुए चाचा विद्रोही को भी उस पल कुछ अशुभ सा संकेत हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रोहित और मायरा जया और विजय की पहली मुलाकात देखकर वापस आ गए हैं, तो उन्होंने उन दोनों से मुस्कुराते हुए कहा, देखा बच्चों, तुम दोनों ने अपने पिछले जन्म को। ऐसे मिले थे जया और विजय पहली बार और फिर शुरू हुई थी तुम दोनों की पिछले जन्म की प्रेम कहानी। रोहित और मायरा दोनों उठकर बैठ गए और तभी मायरा ने पूछा, बाबा, वो जो मेरे सपने में कोई अजीब सा साया दिखाई दिया था, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से डर गई थी, वो भला कौन था? मायरा के सवाल पर चाचा विद्रोही मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे बेटी। तभी मायरा ने एक बार फिर से पूछा, बाबा प्लीज ये तो बताइए कि ये मंडोलिका मेरे सपनों में क्यों आती है और फिर हमारी पहली मुलाकात के बाद आगे क्या हुआ था? थोड़ा सब्र करो, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। फिलहाल हमें किसी जरूरी काम से जाना है, चलते हैं, चाचा विद्रोही ने कहा। लेकिन मायरा ने जिद करते हुए कहा, बाबा प्लीज कुछ तो बताइए हमें, कोई हमें सच नहीं बताता है, अब बस आपसे ही उम्मीद है, कम से कम मंडोलिका के बारे में तो बता दीजिए। रोहित ने भी मायरा की हाँ में हाँ मिलाया। इस पर चाचा विद्रोही ने गहरी सांस ली और कहा, तो ठीक है मायरा, तुम अभी के लिए ये जान लो कि मंडोलिका तुम्हारी यानी जया की पिछले जन्म में सौतेली माँ थी। इससे आगे फिर कभी बताएंगे, अभी समय बहुत कम है, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। इससे पहले कि रोहित या मायरा में से कोई कुछ भी पूछता, चाचा विद्रोही तेजी से वहां से चले गए। मायरा ने जैसे ही सुना कि मंडोलिका उसकी पिछले जन्म में सौतेली माँ थी, तो वो स्तब्ध रह गई। रोहित भी साथ खड़ा हैरान होकर चाचा विद्रोही को जाता हुआ देखता रहा। मायरा वहीं पर खड़ी सोचने लगी, ये क्या, वो मंडोलिका पिछले जन्म में मेरी सौतेली माँ थी, तो क्या वो मुझे अब भी जानती होगी? एक तरफ मायरा सोच में पड़ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों के बीचों बीच दुशाना उस लड़के को क्रूरता से मार चुका था और वो धीरे धीरे उस लड़की के पास आया और जैसे जैसे दुशाना उस लड़की के करीब आया, उस लड़की को अपने हाथों से उठाते हुए दुशाना ने कहा, जया उठो। दुशाना के उठाने से उस लड़की को हल्का सा होश आया और वो चौंक कर खुद को दुपट्टे में लपेटकर बैठ गई। जब दुशाना ने ध्यान से उस लड़की का चेहरा देखा तो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या, ये तो कोई और लड़की है, तो क्या मैंने इसे जया समझ लिया था? ये सोचते हुए वो तेजी से उस डरी हुई लड़की के पास आया और अपनी आंखें फैलाकर उसने कहा, तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? उस लड़की ने रोते हुए नामे सिर हिला दिया और उसे इस तरह से घबराए हुए देखकर दुशाना ने कहा, मेरा नाम है दुशाना, याद तो रहेगा ना मेरा नाम? उस लड़की ने इस बार हाँ में सिर हिला दिया और तभी दुशाना ने अपने भयानक और खून से सने हुए चेहरे को उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करते हुए कहा, याद तो तुम्हें रहेगा ही, लेकिन गलती से भी मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना। ये बोलकर दुशाना जोर जोर से हंसने लगा और उसकी भयानक हंसी सुनते ही वो लड़की बेहोश हो गई। उस लड़की के बेहोश होते ही दुशाना भी एक काला धुआं बनकर हवा में गायब हो गया और वहां पर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तो उधर दूसरी तरफ पुरोहित जी के घर में पुरोहित जी अभी भी मिताली के सिरहाने बैठे हुए थे और उन्हें मिताली की काफी चिंता भी हो रही थी।
कि तभी चाचा विद्रोही रोहित के कमरे से उतरकर नीचे आए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, पुरोहित जी, मिताली की बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे जाने के बाद इसे खुद ब खुद होश आ जाएगा। ये सुनते ही पुरोहित जी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और उन्होंने भावुक होते हुए कहा, बस इसे जल्दी से जल्दी होश आ जाए। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब से ये ऐसे बेहोश हुई है तब से घर कितना सूना सूना लग रहा है। चाचा विद्रोही ने पुरोहित जी से गंभीर होते हुए कहा, चिंता इस समय मिताली की नहीं, बल्कि चिंता तो हमको रोहित और मायरा की है। पुरोहित जी हैरान होकर खड़े हो गए और उन्होंने चाचा विद्रोही से पूछा, क्या बात है, जरा खुलकर बताइए। पुरोहित जी के सवाल पर चाचा विद्रोही उसे समझाते हुए बोले, देखिए, आज की रात बहुत भारी हो सकती है सभी के लिए, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि रात के समय कोई भी घर से बाहर मत जाए। और सबसे बड़ी बात वो ये कि खास तौर पर रोहित और मायरा बाहर नहीं जाने चाहिए। अब उन दोनों की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारी है और अब समय आ गया है हर रात से पर्दा हटाने का। पुरोहित जी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब? चाचा विद्रोही ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे परत दर परत हर राज खुलेगा। पुरोहित जी हैरान होकर चाचा विद्रोही को देखने लगे और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो जो भी कह रहे थे पूरे आत्मविश्वास के साथ ही कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब जल्द ही रोहित और मायरा को उनके सवालों के जवाब मिलने वाले थे।